बोल रहे हैं 2008-9 से भी ज़्यादा गिरावट आएगा। अब सोचिए, जो भूतकाल में ये लेने बोला था, कोई भी हिंडनबर्ग और कोई भी रिपोर्ट नहीं आया था कि ये नहीं लेना है। लेने के बाद धीरे धीरे जब डर का माहौल ख़त्म हुआ, तब साधारण लोग भंडाफोड़ करना शुरू किया। और जो एक्सपर्ट है, जो अपने आप को एक्सपर्ट बोलते हैं, वो कोई भी नहीं आया। अभी इसी तरह से मार्केट जब हाई हो रहा है तो बोल रहे हैं कि 2008-9 से भी ज़्यादा गिरावट आएगा। उस एक्सपर्ट को थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। पहला बात करते हैं ये वाला 9/11 का जो अटैक हुआ था 2001 में, तो यहाँ पे इस तरह से सेंसेक्स लगभग 2600 पे था, ये 9/11 के समय में 2001 में। और आज पता है कि इस दोनों बिल्डिंग को बम लगा के गिराया गया, कोई चिड़िया आके टकराया नहीं था यहाँ पे। तो एज पर प्लान यहाँ पे हुआ था गिराने के लिए मार्केट। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरे के पहले तीसरे का बात करते हैं, भूतकाल वाले को। 19-20 में आया, ये भी एज पर प्लान, एज पर प्लान, एज पर प्लान था। इस भूतकाल में जो गिरावट आया ना, उसके पहले अगर आप चेक करेंगे, हमने तो देखा है जहां भी जाते थे, फंड मैनेजर का लेक्चर अटेंड करते थे, कि सारे फंड मैनेजर यही बोलते थे, कंपनी के पास पैसा कैश में है 10-12 साल से, वो खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं, एक्सपेंड क्यों नहीं कर रहे हैं। और जब पूछा जाता है कंपनी के सीईओ से, बोलते हैं अच्छे अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छे अपॉर्चुनिटी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। और प्लानिंग करके सारा पैसा जो जमा किया था 10-12 साल से, यहाँ पे भूतकाल में जब गिरावट आया नहीं लाया, तब यहाँ पे झोंका। ये तीसरे नंबर का खेल है, एज पर प्लान यहाँ हुआ। अब और दूसरे नंबर को जो छोड़ा हूँ, लेमन ब्रदर बैंकक्रप्ट हुआ, ये तो इंटरेस्टिंग कहानी है। आज का टॉपिक यही सोचना है इसको गहराई से, कि कोई बैंक कैसे बैंकक्रप्ट हो सकता है, ये सोचते हैं। यहाँ पे बोला ना खत्म हो गया, एक बैंक ना कभी भी हो नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अब इनको अगर बोलना है ना बैंकक्रप्ट होना, सिर्फ बोलना है, करना कुछ नहीं है। अब देखते हैं, एक वर्ल्ड डेट क्लॉक है, ठीक है, भारत 300 लाख करोड़ कर्जा लिया है। जब पहले हम दिखाते थे तो पुराने कोई दर्शक हैं तो जानते हैं, इस तरह का डाटा आता था। मोगेम्बो ने ये डाटा ही हटा दिया, क्या पता वीडियो बनाने के बाद भंडाफोड़ हो गया, सब लोग जागरूक हो गए। ये चलते रहता था मीटर, 300 लाख करोड़, 250 लाख करोड़, एकदम मीटर चलते जा रहा है कि कोई कोई कर्ज लेते जा रहे हैं। ये लाल वाला जो दिखा रहे हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला है, और ये वाला जो है सबसे कम लेने वाला। तो मोगेम्बो से 7 समंदर पार, प्रोड्यूसर डायरेक्टर से जो भी कर्जा लिया है वो लाल लाल में है। जो नहीं लिया है बेचारा, हमारे भाई बी जो हैं, जो सब तेल वाला कंट्री में रहते हैं, इन्होंने नहीं लिया है। तो जो नहीं लिया है उसका मोगेम्बो का सबसे बड़ा दुश्मन, जो लिया है हितैषी। तो सोचिए, मोगेम्बो हमारे लिए काम कर रहा होगा या हमारे अगेंस्ट काम कर रहा होगा। ये सब लोग नहीं लिया है, तो यहाँ पे बम्बार्डिंग करना है, इसको कब्जा कर लेना है, इस तरह का चलेगा। हमें तो कब्जा करके लेके बैठा है, हम तो यहाँ पे लाल लाल में ही हैं। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। मैंने पहले भी एक कहानी सुनाया था, बाहुबली वाला। बाहुबली को देश निकाला कर देता है और वो पहाड़ पे चले जाते हैं, उसके साथ 10,000 लोग भी चले जाते। बाबू आप ही हमारे राजा, जो बोलेंगे वही करेंगे, भूखे पेट मर जाएंगे लेकिन रहेंगे आपके साथ। बाहुबली के साथ 10,000 लोग पहाड़ पे चला गया। बाहुबली ने एक नियम बना दिया कि इतना समृद्धि जो पहाड़ पे है, कोई भी कुछ भी लेके खा रहे हो, 5 दिन से देख रहे हैं, ऐसे तो पूरा जंगल खा के बैठ जाओगे, किसी को खाना ऐसे नहीं मिलेगा। बोले हाँ राजा साहब, आप जो बोलिएगा वही करेंगे। किसी न किसी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, जो मर्जी है। रोड बना देना है, पेड़ गिर गया उसको उठा देना है, लोटा गिलास मिट्टी का बर्तन बनाना है, जो करना है करो, छप्पर छौनी करके रहने का घर बनाना रहता है, दूर पानी लेने के लिए, मीठा पानी लेने के लिए जानना पड़ता है, कुछ ऐसा सुविधा कर दो। सब लोग अपने अपने काम में जोड़ गया, अपने मर्जी से। जो भी काम करके आते थे उसको एक पर्ची दे देते थे, उनको उस दिन का खाना मिल जाता था। ऐसे करते 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 सोने का चिड़िया बन गया उसको 5 साल में। और पहाड़ का कोई अंत नहीं था। भल्लाल देव का जो बॉर्डर हुआ, उसके बाद जो पहाड़ था, पूरा पहाड़ को विस्तार करते चला गया, स्वर्ग बनते चला गया, अनंत दूरी तक पहाड़ फैलता चला गया, और वहाँ जो है सोने का चिड़िया इनको बनाता चला गया। इनका जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, 100 करोड़ हो गया जनसंख्या इसका भी, बाहुबली का। उधर से भल्लाल देव देख रहा है, भल्लाल देव कटप्पा को भेजा, अब बाहुबली को मार दिया। अब बोला ऐसे पर्ची नहीं मिलेगा, अपने मर्जी से काम करोगे, स्वतंत्र हैं, हमारे अंदर रहना पड़ेगा, अपने मर्जी से काम नहीं होगा। चल यहाँ पे हाईवे बनाओ, यहाँ का जितना संसाधन है लेके जाएंगे, ट्रेन का पटरी बनाओ, यहाँ सोना चांदी लिथियम एल्युमिनियम कोयला ये सबका भंडार है, यहाँ पे लेके चलेंगे। उन्हीं
पार्टिकुलर नौकरी जो उसमें किया उसी को पर्ची मिला, बाकी को पर्ची नहीं मिला। बाकी किसान यहाँ का आत्महत्या करने लगा। जवान स्टूडेंट जो बोलते थे अपनी मर्जी का काम करूँगा, वो उसको कोई नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, तो पर्ची दिया नहीं। पर्ची पार्टिकुलर आदमी को दिया जो इस सोने की चिड़िया को उड़ाने में बल्लाल देव के पास जाने के लिए एग्री हुआ, उसमें पैसे देता। उन्होंने एक यहाँ पे बैंक खोल लिया। अब बैंक से पर्ची बोला कितना चाहिए कर्जा, 1 करोड़ तुमको, 1 करोड़ तुमको, 1 करोड़ तुमको, सबको देके कर्जा में बांध दिया। ऐसे करके 300 लाख करोड़ कर्जा इस बाहुबली के टापू को दे दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये स्वतंत्र है या परतंत्र है? और जब बाहुबली जिंदा था तब स्वतंत्र था या क्या था? ये सोचना है आपको कहानी के माध्यम से। तो ऐसे करके सारा कर्जा हो गया। अब कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछे इंटेलिजेंट व्यक्ति कि तुमने मुझे कर्जे में दिया क्या? पर्ची, कागज, और बदले में लिया क्या? सारा संसाधन लेके चले गए और अभी भी जाते जा रहे हो। वो सोने का चिड़िया धीरे 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 उड़ के बल्लाल देव के पास चला गया और धीरे धीरे जाता जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक बार चला गया अब नहीं जा रहा है, लगातार जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। अब यहाँ पे खुद से समझिएगा, ये टापू खत्म हो गया, दिवालिया कर गया, इन्वर्टेड कॉमा, इसको बंद कर देते हैं। अब जो बैंक का बात करते हैं ना, एक बैंक कभी भी दिवालिया नहीं हो सकता है। वो बाहुबली जो एक खोल के एजेंट को बैठा दिया, उसको पर्ची चाहिए, पर्ची छापते जा रहे, छापते जा रहे, छापते जा रहे, देते जा रहे। काम तो वहाँ का लोग कर रहे हैं ना, और जो भी काम किया उसको पर्ची दिया, काम उसके अनुसार कर रहा है। तो एक दिन बल्लाल देव बोला अब पैसा नहीं है, बैंक दिवालिया कर गया। कैसे दिवालिया कर गया? क्या दे रहा है वो तो कुछ दे रहा है ना, पर्ची दे रहा है, कागज दे रहा है, या तो नंबर दे रहा है, मोबाइल पे नंबर आ रहा है, या तो पर्ची दे रहा है। लेकिन दहशत फैलाना है तो बोलेंगे कि दिवालिया कर गया। तो कभी सुनेंगे आप वर्ल्ड के किसी कोने से ये वाला बैंक खत्म हो गया, आप क्वेश्चन पूछोगे गहराई में जाके, कैसे खत्म हो गया? वो क्या दे रहा है? लोहा दे रहा है, एल्युमिनियम दे रहा है, कोयला दे रहा है, दे क्या रहा है बैंक? नंबर कंप्यूटर से जनरेट करके दे दो, जैसे बल्लाल देव दे रहा था। इस तरह से करके सोचना है। इन्वर्टेड कॉमा बंद करता हूं। कोई भी जो षड्यंत्र करके मार्केट को गिराएंगे मोबाइल मीडिया रिंगटोन से, तो आपको वो चालबाजी समझना है, ठीक है। हमारे यहाँ 10,000 लोग हैं, 1,30,000 जो सब्सक्राइबर दिख रहे हैं ना, मैं उनको नहीं मानता हूँ, 10,000 लोग को मानता हूँ। 10,000 लोगों को इंटेलिजेंट वे में सोचना है इसी तरह से। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण लेते हैं कि कोई शेयर किस तरह से खरीद बिक्री होता है। मान लेते हैं कि 10 लोग हैं और किसी कंपनी ABC का शेयर लिया, 10 ही शेयर है और 10 लोग हैं, एक एक शेयर ले लिया। 10 लोग ने शेयर ले लिया, 100 रुपया उस कंपनी को पहले इनिशियल पब्लिक ऑफर में 100 रुपया उनको चला गया। अब ये 10 लोग हैं, 10 एक एक शेयर सबके पास है। 8 आदमी जो है बल्लाल देव का आदमी है, वो ईस्टइंडिया.com है, उसका बंदा है। आपस में 4 लोग बोलते हैं इसको ना 10 रुपया रेट है ना, 8 रुपये में बेच देते हैं, बेच दिया। फिर अगले दिन 6 रुपये में बेच देते हैं, बेच दिया। और प्राइस जो है डिस्क्लोज क्या होता है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो दिखा वो आपके पोर्टफोलियो का कागज का वैल्यू हो जाएगा। तो इस 2 व्यक्ति के पास भी अब 6 रुपया का उसका रेट दिखेगा, गिर रहा है, जिस रेट में एग्जीक्यूट हुआ वही प्राइस आपको दिखेगा। उसका उल्टा इस दोनों में साठगांठ किया ईस्टइंडिया.com में कि 12 रुपया में हम लोग खरीद लेते हैं, एग्जीक्यूट हुआ उस प्राइस पे 12 रुपया आपको वैल्यू दिख जाएगा। फिर 14 हुआ या 20 हुआ, बढ़ते हुए मार्केट में तो 20 दिखेगा। गिरावट में आपस में ये साठगांठ करके बेच रहे हैं, 8 रुपया, 6 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया। तो आप डर के किसी न किसी समय में जो 10 रुपया का खरीदे थे, 6 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपया पे बेच देंगे डर से। वो खेल ये रहा है। तो खेल में इसको समझना है, अगर बेचना ही है तो बढ़े हुए में बेचना है, और गिरावट जो हो रहा है तो समझिए कि आपस में वो साठगांठ करके कर रहे हैं। आपको यहाँ पे डरना नहीं है, बने रहना है। अगर 40 साल का रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो 15-16% का रिटर्न मार्केट ने बिना कुछ किए दिया है। एक बार रिमेन इन्वेस्टेड होकर रह गए और इस षड्यंत्र में नहीं फंसे, कोई रिंगटोन नहीं सुने, डरे नहीं, तो 15-16% का रिटर्न मिला है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, NFO अप्लाई करने में लास्ट डेट में अप्लाई करना और शुरू में अप्लाई करने में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। अगर 1 सप्ताह 10 दिन का विंडो है और आपने आज खरीदा, ये 1 सप्ताह बाद खरीदा, सारा पैसा फंड मैनेजर के पास जब आएगा, मान लीजिए कि 5,000 करोड़ आ गया, अब उस 5,000 करोड़ को लगाएंगे मार्केट में और NAV जो डिस्क्लोज होगा, जब NAV आता है वो 10 रुपया 5 पैसा, 10 रुपया 20 पैसा, 11 रुपया, जो भी डिस्क्लोज होगा वो रेट में आपको NAV मिल जाएगा सारा। पहले तो 10 रुपया से मिलेगा और जो भी
बढ़ेगा मार्केट तो बढ़ेगा। तो 10 रुपये आप शुरू में करें, बीच में करें, लास्ट में करें, आपको 10 रुपये के रेट से ही मिलेगा। मतलब सारा पैसा जब आ गया एक्यूमुलेट हो गया, उसके बाद क्लोज होने के बाद मार्केट में लगाते हैं, तभी आपको यूनिट अलॉट होता है। तो शुरू में करें बाद में करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। शेयर बाजार में बिग बबल का न्यूज है, वो न्यूज़ तो कभी भी बनाया जा सकता है, बल्लाल देव कभी भी बोलेंगे भाई वो दिवालिया कर गया, ठीक है। तो इस तरह की चालबाजियों को समझना है, कोई नहीं बताने वाला है इस तरह से। कोई है यूट्यूबर तो बताइए, गहराई में घुसिए और कैसे हो गया दिवालिया ये बताओ। क्या तुम लोहा बांट रहे थे, चांदी बांट रहे थे, सोना बांट रहे थे, बांट क्या रहे थे, खत्म क्या हो सकता है? खत्म तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसा न्यूज आएगा, डरना नहीं है। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस निफ्टी एनएफओ में लगा दूं या क्या करना चाहिए? कोई भी एनएफओ में बोलता हूँ नहीं करना है। पहले से एग्जिस्टिंग फंड है जिसका एयूएम ज़्यादा है, उसमें आप पैसा लगाइए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। सर मैं 18,000 का एसआईपी करता हूँ पर मंथ 15 साल के लिए। एसबीआई मिड कैप 5,000, एचडीएफसी मिड कैप 5,000, डीएसपी स्मॉल 4,000, एचडीएफसी 4,000। क्या इसको रोक करके जब भी मार्केट गिरे 3-4% उसमें इन्वेस्ट करूं साल का 2 लाख? बिल्कुल ऐसा नहीं करना। पहले तो आप 2 फंड चेंज कर दीजिए, एसबीआई स्मॉल कैप और एचडीएफसी जो मिड कैप लिए हैं, आप एसबीआई 250 इंडेक्स फंड ले लीजिए। बाकी सारे फंड आपके दोनों फंड अच्छे हैं, 2 को चेंज कर लीजिए। और ये कभी नहीं करना है, जब भी मार्केट गिरे वो कब गिरेगा आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। और 2-3% जब गिरेगा तो आप कहेंगे कि और गिरे तब खरीदूंगा, और तब तक मार्केट ऊपर हो जाएगा। एसआईपी करते रहिए, कभी आपके पास पैसा है और मार्केट गिरा है तो खरीद लेना है। आगे देखते हैं, घर बनाने के लिए म्यूचुअल फंड सेल कर दूं या फिर लोन लेकर घर बनाऊं, एमएफ में रहने दूं? 2017 में एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूं, प्लीज एडवाइस कीजिए। अगर आप लोन लेते हैं तो याद रखना है वो कहानी, भल्लाल देव से आप लेते हैं, और लेते क्या है? पर्ची। तो राजा किसको माने हैं आप? उसको। तो लोन नहीं लेना है, अपने पैसे से बनाना है। अगर आपने लोन लिया इसका मतलब है कि राजा आपने उसको बनाया है। आपको राजा बाहुबली को बनाना है। बाहुबली मर गया तो भी सही है, मन में बाहुबली को ही मान के बैठना है। अपने पैसे से आप घर बनाइए, जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है उससे म्यूचुअल फंड करना शुरू कीजिए। अगला है, एचडब्ल्यूपी करने के लिए टैक्स हर महीने भरना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा। जब आप एचडब्ल्यूपी करते हैं, साल के अंत में जो भी प्रॉफिट हुआ, जो भी आपका इनकम है, सब जोड़ जाड़ कर लीजिए, वो आपका इनकम टैक्स जो भरने वाला है वो कर देंगे। म्यूचुअल फंड से भी प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट जनरेट होता है, ऑटोमेटिक कट कुट करके आपको भरना पड़ेगा। अपने आप नहीं कटता है, हर महीने नहीं करना है आपको, साल के अंत में करना है अगर ज़्यादा आपको आता है तो। अगर आप 10,000, 20,000, 50,000 रुपया एचडब्ल्यूपी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टैक्स बनता नहीं है, ठीक है। इस पर अलग से मैं वीडियो बनाया हूँ, उसको देख सकते हैं। आपका वीडियो देखकर ज़िंदगी के सारे टेंशन खत्म हो गए और घर में सब लोग को एजुकेट कर दिया, यही तरीका है। आप म्यूचुअल फंड के अलावा कहीं भी और इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म में गलत साबित होगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ज़िंदगी का पैसा हो, परिवार के सारे लोगों का थोड़ा थोड़ा पैसा करके 2-2 हज़ार रुपया भी सब लोग करते हैं तो एक अच्छा खासा ज़िंदगी बन सकता है। हमारे काफ़ी सारे मित्र बोलते हैं कोई टेंशन नहीं है यार, करोड़पति जब बन ही जाएंगे तो गलत काम क्यों करें। तो गलत काम आपको पता ही चल जाएगा कि आप अमीर हो ही रहे हैं तो कोई भी गलत काम समाज में करेंगे नहीं। मैं एक आदमी को जानता हूँ, स्वीट्स का दुकान है, इतना सा रसगुल्ला 30 रुपये का, और एक अलग दुकान है बड़े साइज का रसगुल्ला और 20 रुपये में टेस्टी भी। पता जब किया अंदर जाके, एक दिन इनसे डिस्कस किया तो बोलते हैं कि 5 करोड़ का घर लिया हूँ यार, क्या मकान है 4 BHK, और उसका EMI जाता है 1.5 लाख रुपया, बाकी कुछ डाउन पेमेंट किए होंगे और EMI जाता है। तो EMI कैसे निकलेगा भाई समाज से? थोड़ा सा साइज कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा रेट बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो भल्लाल देव के पास पैसा जाएगा। तो थोड़ा सा गहराई से सोचना है समाज के लिए। सर मेरा 2 फंड में SBI स्मॉल कैप में 39,000 और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, इसी 2 फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूंगा तो सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 2 ही फंड को सेलेक्ट करके आपने रखा है और जिंदगी भर इसी में करना है, ऐसा नहीं करना है। अगला आपको क्वांट स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI 250 स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाइड करके रखना है। 8 से 10 फंड अपने पोर्टफोलियो में आपको रखना है, 1-2 मिड कैप भी लेके रखना है लंबे समय के लिए। कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा हमको नहीं पता है, हमको एवरेज चाहिए 15 से 20%, वो मिल जाता है।